नाजरीन, ये अर्तुल गाजी का सीज़न नंबर 6 है जो कि कारलोश उस्मान के नाम से स्टार्ट किया गया है। जो कि ड्रामा अर्तुल गाजी के 5 सीजन्स के बाद ये कारलोश उस्मान के नाम से शुरू किया गया है, जो कि पिछले साल स्टार्ट हुआ था। इस सीज़न की पहली किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि बमसी और उस्मान तलवार बना रहे होते हैं। अर्तुल गाजी को जहाद पर गए हुए कई साल गुजर चुके हैं। उस्मान बमसी से कहता है कि बमसी बे, ये अब्बास की शादी का तोहफा है, कल शाम तक ये तलवार तैयार हो जाएगी, इससे किया गया वादा मैंने हमेशा निभाया है। तो बमसी कहता है कि इन गुजरे सालों में उस्मान और अब्बास बड़े होकर जानी और खूनी भाई बन गए। तो उस्मान कहता है कि हमारी दोस्ती उस आग में पक कर तैयार हुई है जो आपने और मेरे वालिद ने दहकाई थी। तो बमसी कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये दिन भी देखे। फिर बमसी उस्मान से कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अर्तुल गाजी कोनिया से अपना काम मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे? क्या सुल्तान और बाकी वज़रा उनकी पेशकश को कबूल कर लेंगे? तो उस्मान कहता है कि हमने इस अंगीठी की आग सुल्तान अलप अरसलान की हमराही में जलाई थी। और उस्मान कहता है कि हम छोटे से बड़े हो गए, और वो कहता है कि इस जगह को अपना वतन कहने के लिए हम सालों लड़ते रहे। अब इस पौधे को दरख्त में बदलने का वक़्त है। हमारे कबीले के नौजवान और अजीम ख़वातीन इस दरख्त की छाँव में नई सल्तनत कायम करेंगे। तमाम दुश्मनों को हम इस आग का ईंधन बना देंगे। कोनिया से जो भी खबर आए, हम मेरे वालिद का मुबारक परचम गिरने नहीं देंगे। दूसरी तरफ दुंदार बे खैमे में बैठा होता है कि उसकी बीवी ज़ोहरा खातून उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। तो दुंदार बे कहता है कि मेरे वालिद सुलेमान शाह को भी यही मर्ज़ था। अब जब अर्तुल बे ने मुझे कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी है तो ये मर्ज़ मेरी राह में रुकावट बन रहा है। तो दुंदार बे कहता है कि 25 साल की मेहनत से अर्तुल बे ने जो बीज बोया है, हम अब उसका महसूल हासिल करेंगे। ये मुआहदा इस सरजमीन के लिए अमन व सुकून लाएगा। तो ज़ोहरा खातून उससे कहती है कि शिकार हर कोई खेलता है, लेकिन शिकार और महारत दोनों आपके पास हैं। तो दुंदार भी उसको कहता है कि गवर्नर योर्गो बोलस को इंतज़ार नहीं करवाते। दूसरी तरफ खैमे में बमसी का बेटा अब्बास बमसी से कहता है कि किले जाने से पहले आपसे खैर की दुआ करवाना चाहता हूँ। तो बमसी उसे कहता है कि तुम्हारे बाप की दुआ हर वक्त तुम्हारे साथ है बेटा। और बमसी उसे हदायत कहता है कि वहाँ पर मोहतात रहना, काफरों पर ज़्यादा एतबार नहीं किया जा सकता, अपनी आंखें अच्छी तरह खुली रखना। तो अब्बास कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं काई कबीले के जंगजू नौजवानों के सिपा सलार का बेटा हूँ। तो बमसी उससे कहता है कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। दूसरी तरफ गंदोज अपनी बीवी आयशा खातून से पूछता है, क्या तुर्कमानों और अजदाद की सरजमीनों से आने वालों की तरफ भी कुछ लेकर जाएंगे? तो वो कहती है कि मुझे पता था कि आप ये भी मांगेंगे, इसलिए मैंने कल शाम से ही तैयार कर रखा है। तो गंदोज उसे कहता है कि बहुत अच्छे, जाहिर है कि तुमने भी हेमा आना के बर्तन से पानी पी रखा है। दूसरी तरफ बमसी का बेटा अब्बास अपनी मंगेतर से मिलता है। तो वो कहती है कि आज शाम में हमारी मेहंदी है, काश आप अभी यहाँ खैमे में हमारे साथ रहते। तो वो कहता है कि तुम जानती हो मैं उस्मान को अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम हमारे लिए दुआ करो कि हम जल्दी जाएं और खैरियत से आएं। और फिर दुंदार बे के खैमे के बाहर सभी लोग तैयार खड़े होते हैं कि उस्मान भी अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। उसके बाद दुंदार का बेटा अपने बाप को कुछ तलवारें दिखाता है और अपने वालिद से कहता है कि ये हमने गवर्नर को तोहफे में देनी है, आप बताएं कि ये तलवारें कैसी हैं। तो दुंदार कहता है कि तलवारों के बारे में बेहतर उस्मान ही जानता है, ये तलवारें उस्मान को दिखाओ। तो उस्मान कहता है हम उनके लिए वो तलवारें ले जाएंगे जो हाथों में थामी होंगी और जिनसे इसके किले पर हमला करेंगे। ये सुनकर दुंदार बे गुस्से में आ जाता है। तो बमसी बे उसको रोक देता है और दुंदार बे से कहता है कि काई कबीले पर कहीं ना कहीं से मुसीबत आ पड़ती है, इसलिए मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो दुंदार कहता है कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप कबीले में रहकर कबीले की हिफाजत करें। तो बमसी कहता है कि ठीक है, जैसे आपका हुक्म। दूसरी तरफ किले में गवर्नर का कमांडर गवर्नर से कहता है, सुलह और तजारत में जैसा हम चाहते थे वैसा मुआहदा होगा, लेकिन तजारती काफिलों पर हमले की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात करना कबूल नहीं है। उसके बाद गवर्नर की बीवी प्रिंसेस सोफिया उनके पास आती है और उसको एक कड़ा पहनाती है और उसे कहती है कि ये कड़ा मेरे प्यारे शोहर की हिफाजत करेगा। उसके बाद एक सिपाही उनको आकर बताता है कि काई वाले आ रहे हैं। काई वालों को गवर्नर और उसकी बीवी किले के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। फिर किले के अंदर एक नौटंकी शुरू हो जाती है जिसका हाकम ने इंतजाम किया होता है और सब लोग वो नौटंकी देखने लग जाते हैं, जिसमें एक आदमी अर्तुल और एक आदमी गवर्नर का किरदार अदा कर रहा होता है
और वो दोनों अमन मुआहदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सभी लोग जब नौटंकी देख रहे होते हैं तो उस्मान किले के अंदर मौजूद सिपाहियों की पोजीशनों को देख रहा होता है। फिर अचानक से उस्मान स्टेज पर जा चढ़ता है और नौटंकी को रोक देता है और उनसे कहता है, जहाँ तक अर्तुगरुल बे की बात है, सारी दुनिया उनकी बहादुरी को जानती है। वो भूखे को खाना देते हैं, पहनने को लिबास देते हैं। इतने में एक खिड़की खुलती है और वहां से एक तीरंदाज सर बाहर निकालता है और उस्मान उसको देख लेता है। और जैसे ही वो गवर्नर का निशाना लेता है, उस्मान एक आदमी के हाथ में पकड़े हुए लोहे के टुकड़े को गवर्नर की तरफ दे मारता है, जिससे वो चलाया गया तीर जाया हो जाता है। उसके बाद पूरे किले में खलबली मच जाती है। वो आदमी दूसरा तीर तैयार कर रहा होता है कि उस्मान जल्दी से एक आदमी से तीर कमान छीन कर उस तीरंदाज को मार देता है। गवर्नर दुंदार बे से कहता है कि यह गद्दारी है। तो दुंदार बे उसे कहता है, यह तुम्हारा किला और तुम्हारे सिपाही हैं, इसे गद्दारी कैसे कहा जा सकता है। उस्मान ने जिस आदमी को तीर मारा होता है उसे उठाता है और उसे पूछता है कि तुम किसके कुत्ते हो। इतने में पीछे से एक और आदमी तीर चलाता है और उस आदमी को मार देता है और उस्मान फिर उस दूसरे तीर चलाने वाले आदमी के पीछे भाग खड़ा होता है। लेकिन बीच में उनके और भी आदमी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी वहां से भाग जाता है क्योंकि उस्मान उनसे लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस सोफिया ज़हरा खातून और आयशा खातून से माजरत करती हैं कि आज जो भी हुआ उसके लिए हमारी तरफ से माजरत। दूसरी तरफ दुंदार गवर्नर से कहता है, अपनी माजरत कबूल करवाने के लिए पहले आप हमारी जान लेने वालों को पकड़ें। तो गवर्नर कहता है कि मेरा यकीन रखो, बज़ाहिर ये मुआहदा करके हमने किसी की दुम पर पाँव रख दिया है। तो दुंदार कहता है कि करीब था कि हमारी जान चली जाती, आप कैसे अपने वादे को निभाएंगे। तो वह गवर्नर से कहता है कि और उन शराइत का क्या होगा जिनका हमारे बीच इत्तेफाक नहीं हो सका। तो गवर्नर कहता है कि अगर तुम मेरी की गई बात पर यकीन रखो तो मैं तुम्हारी वो शराइत मानने को तैयार हूँ। तो कमांडर फौरन से गवर्नर को ऐसा करने से रोकता है। तो गवर्नर कहता है कि कालानोस ये बिल्कुल ठीक है और ये काम आज ही पूरा होगा ताकि कई लोगों को हमारी दोस्ती पर कोई शक ना रहे। उसके बाद वो दोनों बैठकर मुआहदा लिखवाने लगते हैं। तो कमांडर कहता है कि दोनों तरफ तजारती काफिलों का क्या होगा, ये बहुत ही भारी शराइत हैं। तो गंदोज कहता है कि ये दोनों तरफ बराबर हैं, जिस तरफ से भी काफिला लूटा जाएगा वो नुकसान की तलाफी करेंगे। कमांडर कहता है, डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हदूद में दाखिल हो जाएं तो क्या होगा, इसलिए ये कबूल नहीं किया जा सकता। वो बीच में उस्मान बोलता है कि ये बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कमांडर कालानोस। तो गवर्नर पूछता है कि उस्मान बे कैसे हो सकता है ये। तो उस्मान कहता है कि डाकू खुश होते हैं कि हदूद फलांगी और जान बचा ली, और अगर आप मुझे इजाज़त दे कि हदूद फलांगूं और उनसे हिसाब लूँ, ऐसा करने से डाकुओं को पता चल जाएगा कि भागने की उनके पास कोई जगह नहीं है, तो इस तरह आपको बदले का कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो कमांडर कहता है कि क्या आपको अपनी महारतों पर इतना यकीन है। तो गवर्नर कहता है कि आज आपने देखा नहीं कि उस्मान कितना माहिर है, और फिर हाकम उस्मान की इस बात पर राजी हो जाता है। दूसरी तरफ सोफिया उन दो आदमियों पर गुस्से हो रही होती है और उनसे कहती है कि तुमसे एक बूढ़ा गवर्नर नहीं मर सका, और फिर गुस्से में आकर उन दोनों को मार देती है। और फिर तीसरे आदमी से कहती है कि उस्मान का पीछा करो और जितनी जल्दी हो सके उस्मान को ख़त्म करो, और ध्यान रखना कि उस्मान को कमज़ोर मत समझना। उसके बाद गंदोज उस्मान से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस्मान कहता है कि आप इनके साथ बैठकर खाना खाएं, और फिर वो गुस्से में अब्बास के साथ किले से निकल जाता है। जैसे ही वो किले से निकलते हैं तो सोफिया के भेजे हुए बंदे उस्मान और अब्बास को घेर लेते हैं और वो उन पर दो तरफ से हमला करते हैं। अब्बास को एक नेज़ा लगता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी नकाबपोश उस्मान के पीछे हो जाते हैं। तो उस्मान उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ खेमे में अब्बास की मंगेतर बोरजीन शादी के कपड़ों का कुछ सिलाई कर रही होती है कि उसके हाथ में सुई लग जाती है और हाथ से खून निकलने लगता है। तो वो आइगुल से कहती है कि ये अच्छा नहीं है। तो आइगुल उसे कहती है कि ऐसा मत सोचो, शायद तुम खुशी में तेज तेज काम कर रही थी इसलिए तुम्हारे हाथ में लग गई, और वैसे भी हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।